अब्दुल करीम तेलगी ने 2003 में दुनिया के सबसे बड़े स्कैम पूरे 30,000 करोड़ का स्कैम किया। ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया था और बहुत दिनों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, इसमें इतने लोग शामिल थे जितने आज से पहले किसी स्कैम में नहीं थे। यहाँ तक कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे शरद पवार, विलासराव देशमुख और छगन भुजबल जैसे लोगों का नाम सामने आया। और तो और पुलिस कमिश्नर IAS तक इसमें शामिल नजर आए। तो क्या है ये स्टैम्प पेपर स्कैम, इसमें कितने लोग शामिल थे, तेलगी कैसे पकड़ा गया और दोबारा ऐसे स्कैम ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए, जानेंगे ये सब। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, हमने कई बड़े बड़े स्कैम के बारे में सुना है, जैसे सत्यम स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम पर तो एक वेब सीरीज भी आ चुकी है जो काफी फेमस भी हुआ। लेकिन ये स्कैम इन सभी स्कैम का बाप है, जिसका मेन कैरेक्टर है अब्दुल करीम तेलगी। और अब फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता इस स्कैम पर भी एक वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। जानेंगे तेलगी की पूरी स्कैम की कहानी को। तो स्टार्ट करते हैं उसके बचपन से। तेलगी का जन्म कर्नाटका के खानापुर में हुआ था। इनके पिता इंडियन रेलवे में काम करते थे, लेकिन जब तेलगी छोटा था तब इनके पिता की मौत हो गई और पिता के मौत के बाद तेलगी को दाने दाने के लिए मोहताज रहना पड़ता था। तब तेलगी अपने माँ के साथ रेलवे स्टेशन पर फल बेचता था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए गरीबी में भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और खानापुर रेलवे स्टेशन में कैंटीन में जॉब करते हुए 1984 में कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तेलगी मुंबई आ गया और वहां उसने 3800 रुपए की सैलरी में सेल्समैन की जॉब की, लेकिन सेल्स में अच्छा न कर पाने की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने एक गेस्ट हाउस में मैनेजर की नौकरी की और 1987 में शाहिदा नाम की लड़की से उसने शादी कर ली। ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो सऊदी अरब चले गए। वहाँ कुछ साल काम किया, लेकिन वहाँ भी उससे अपने मन मुताबिक पैसे नहीं मिले और वो वापस मुंबई आ गया। लेकिन इस बार वो मुंबई कोई छोटी मोटी नौकरी करने नहीं आया था, बल्कि अपने माइंड में एक बिजनेस करने का प्लान को लेकर आया था। उन दिनों ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हुआ करता था और तेलगी भी बहुत सारे प्रॉफिट के लिए इस बिजनेस में आ गया। दरअसल 1980s का दौर कुछ ऐसा था कि भारत से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पैसे कमाने के लिए जा रहे थे और उस समय लोग बिना ट्रैवल एजेंसी के बाहर नहीं जा सकते थे। और यहाँ से तेलगी को एक अच्छा मौका मिला और मुंबई में ही उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम का एक दुकान खोला और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए उसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर फर्जी तरीके से लोगों को बाहर भेजा। कुछ साल तक तो उसका बिजनेस अच्छा चलता रहा, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से कई इमिग्रेशन क्लियरेंस रिजेक्ट होते गए, जबकि तेलगी उन सब से पहले ही पैसे ले लिया करता था। लोगों ने चीटिंग करने को लेकर तेलगी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दिया और 1993 में मुंबई पुलिस ने तेलगी को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर चार्जशीट फाइल कर उसे जेल भेज दिया गया। अब यहाँ से शुरू होता है स्टैम्प पेपर स्कैम के मास्टर प्लान का। तेलगी जेल में राम रतन सोनी से मिला, जो नकली रेवेन्यू स्टैम्प बनाने के जुर्म में सजा काट रहा था और रतन सोनी और तेलगी को उस समय एक ही सेल में रखा गया था। यहाँ दोनों की दोस्ती हुई और रतन सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर की दुनिया से अनगिनत पैसा कमाने के बारे में बताया। जेल से निकलकर दोनों ने क्या प्लान बनाया और इतने बड़े प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया, ये जानेंगे। पर उससे पहले आइए थोड़ा स्टैम्प पेपर को समझ लेते हैं। किसी प्रॉपर्टीज को खरीदने या बेचने के लिए, कोर्ट के किसी ऑर्डर को पास करवाने के लिए या किसी एग्रीमेंट के लिए गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो कि स्टैम्प पेपर के साथ अटैच किया जाता है। ये स्टैम्प पेपर 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होता है। जब ये स्टैम्प पेपर किसी कोर्ट में कागज के साथ अटैच किया जाता है, तब गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेती है, जिसे टैक्स ड्यूटी कहते हैं। ये जितने भी स्टैम्प पेपर है, इन्हें कोई भी नहीं बेच सकता, इसे सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेंडर ही बेच सकते हैं। अब हम तेलगी की कहानी पर वापस आते हैं। जेल में ही रतन सोनी तेलगी को ये बताता है कि पेपर डिपार्टमेंट कितनी निकम्मी है और स्टाम्प पेपर अगर हेर फेर भी हो जाए तो भी कोई ध्यान नहीं देने वाला। और उसके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े अधिकारी से पहचान भी थे, तो पकड़े भी गए तो बचने का रास्ता साफ था। 1994 में दोनों जेल से छूटने के बाद इस स्टैम्प पेपर के बिजनेस की ओर चल पड़े। पर बेचने के लिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टैम्प की लाइसेंस की जरूरत होती है और लाइसेंस लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी कि नाम आने में 3 साल तक का समय लग जाता था। पर ये इतना वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए लाइसेंस
लाइसेंस पास करवाने के लिए ये अनिल गोटे से कांटेक्ट करते हैं। अनिल गोटे एक इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट थे और वो पॉलिटिशियन बनना चाहते थे और बाद में वो 2 बार एमएलए भी बने। अब यहाँ गोटे ने विलासराव देशमुख से बोलकर तेलगी को लाइसेंस दिलवा दिया। विलासराव देशमुख उस समय कांग्रेस में रेवेन्यू मिनिस्टर थे और तेलगी को 3 साल में मिलने वाला लाइसेंस 3 महीने में मिल गई। देशमुख ने उसे लाइसेंस दिलवाया, पर राधेश्याम लक्ष्मण मोपालवार ने उसे हर तरह के स्टैम्प पेपर बेचने की परमिशन दे दी, जो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। ये तेलगी को इसलिए मिला क्योंकि राधेश्याम लक्ष्मण मोपालवार उस समय सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स थे। उसने तेलगी को स्टैम्प खरीदने वालों की लंबी लिस्ट भी दे रखी थी। तेलगी लाइसेंस लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाता गया और मोपालवार तेलगी से पैसे लेकर अपने बैंक बैलेंस बढ़ाता गया। तेलगी ने बताया कि मोपालवार ने उनसे टोटल 60 लाख रुपए के गिफ्ट्स भी लिए थे, लेकिन इन दोनों की ये तालमेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और कुछ सालों बाद तेलगी और मोपालवार के बीच खटास आ गई और मोपालवार ने 1995 में तेलगी का वेंडर लाइसेंस कैंसिल कर दिया और स्टाम्प पेपर स्कैम करने को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाया और तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन तेलगी इस समय तक फेक स्टैम्प पेपर से इतने पैसे कमा लेता है कि पैसे के बलबूते उसे बेल मिल जाती है। तो कहानी में हम और आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं कि तेलगी ने आखिर यह स्कैम किया कैसे। तेलगी अपने पुराने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स और सेल्फ एडहेसिव स्टैम्प्स के ऊपर लिखे हुए राइटिंग्स को अच्छे से इरेज करके स्टैम्प पेपर को फिर से बेच दिया करता था, जबकि स्टैम्प पेपर्स रीयूज नहीं होते हैं। तेलगी अपने कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट भी दिया करता था। जहां बाकी स्टैम्प वेंडर्स 2.5% तक का डिस्काउंट देते थे, वहीं तेलगी 5% तक का डिस्काउंट देता था और इसलिए ज्यादा डिस्काउंट की वजह से उसके कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा थे। अब यहाँ तेलगी का वेंडर लाइसेंस कैंसिल हो गया था, इसलिए वो खुद स्टैम्प पेपर बेच नहीं सकता था। अब उसने नया आइडिया लगाया और स्टैम्प पेपर के जरिए ही बड़ा स्कैम कर और ज्यादा पैसा कमाने की सोची। अब वो दूसरे उन लोगों से स्टैम्प पेपर की बिक्री करवा रहा था जिन लोगों के पास वेंडर लाइसेंस था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम करने के लिए पुराने स्टैम्प पेपर को इरेज करके बेचने से काम नहीं चलने वाला था। स्टैम्प पेपर का बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने कई कंपनीज खोली, जैसे सिटीजन एंटरप्राइजेस, प्राइम सर्विसेज, यूनिक सर्विसेज और यूनिक एंटरप्राइजेस। इन सभी कंपनीज के अलग अलग ओनर थे, वो भी वेंडर लाइसेंस वाले ओनर। इन सभी कंपनीज को चलाने के लिए उसने अपने बड़े भाई अब्दुल रहीम को रखा था। अब इतने सारे कंपनीज में स्टैम्प पेपर सप्लाई करने के लिए उसने नकली स्टैम्प पेपर बनाने के बारे में सोचा, वो भी हाई क्वालिटी के, ताकि असली और नकली स्टैम्प पेपर्स के बारे में किसी को पता न चल पाए। अब तेलगी अपने बनाए प्लान में और आगे बढ़ा और नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के पास गया और वहां के डिप्टी जनरल गंगा प्रकाश से मिला। ये प्रेस स्टैम्प पेपर प्रिंट करने वाली पुरानी मशीन को डिसमेंटल करके उसे बेच दिया करते थे। अब तेलगी गंगा प्रकाश से मिलकर मशीन के सारे पार्ट्स को बिना डिस्ट्रॉय किए अपने कंपनीज के ओनर से ही खरीदवाया और उसके सारे पार्ट्स को जोड़कर नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट करवाना शुरू किया। इतने बड़े पैमाने पर स्टैम्प पेपर को बेचने के लिए उसने एक टीम बना रखा था। उस टीम में पढ़े लिखे लोग, मोस्टली ग्रेजुएट होते थे। वो इन लोगों को जॉब देता था और इस जॉब के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जाता था। कैंडिडेट्स हायर कर 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उसे जॉब पर रख लिया जाता था। करीब 300 से ज्यादा वर्कर्स उसकी कंपनी में स्टैम्प पेपर्स को बाकी वेंडर तक पहुंचाने का काम करते थे। तेलगी ज्यादा डिस्काउंट पर स्टैम्प पेपर्स दे रहा था, इसलिए ज्यादातर वेंडर्स उससे ही स्टैम्प पेपर लेने लगे। तेलगी के इस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो स्टैम्प पेपर्स नकली है। अब भारी मात्रा में नकली स्टैम्प पेपर छपाई कर लोगों के पास आने लगी। तेलगी ने अपने इस नकली बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा लिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर अपराधी का अंत जरूर आता है, और अब तेलगी की भी अंत की शुरुआत हो चुकी थी, वो भी एक बार डांस के जरिए। क्योंकि एक बार डांसर के ऊपर तेलगी ने एक रात में 93 लाख के नोट उड़ा दिए थे। इतने ज्यादा पैसे उड़ाने की वजह से अब वो सबकी नजर में आ गया था और नकली स्टैम्प पेपर्स के कंप्लेंट्स भी पुलिस के पास कई बार आ चुके थे। लेकिन कहीं भी तेलगी का नाम ना होने की वजह से वो बचता जा रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ऐसे थे जो हर समय तेलगी के ऊपर नजर बनाए हुए थे। वो है जयंत एम टिनायकर। टिनायकर भी तेलगी की तरह खानापुर में रहने वाला था। टिनायकर ने देखा कि तेलगी मुंबई से जब वापस खानापुर अपने घर आया तो अचानक महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदने लगा, जबकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। टिनायकर को तेलगी पर शक हुआ और उसने तेलगी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें सबूत
इकट्ठा करने में 5 साल का समय लग गया। 1996 से 2001 तक उन्होंने सबूत इकट्ठा किए। वो सारे सबूत लेकर पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस तो तेलगी के हाथों बिक चुकी थी और पुलिस ने उनकी एक न सुनी। फिर तिनायकर ने कर्नाटका के अपोजिशन पार्टी के लीडर BS येदियुरप्पा के पास जाकर सारे सबूत दिखाए और अब तक करोड़ों रुपए के नकली स्टैम्प पेपर भी पकड़े जा चुके थे। अब अपोजिशन पार्टी प्रेजेंट पार्टी पर नकली स्टैम्प पेपर बनाने वाले को पकड़ने के लिए जोर देने लगी। नकली स्टैम्प पेपर से जुड़े सारे लोगों को पकड़ने के लिए स्टैम्पिट नाम की एक टीम बनाई गई और कई लोगों को पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में तेलगी का नाम हर बार सामने आया, लेकिन तेलगी अब फरार हो चुका था। अब कुछ दिन बाद तिनायकर से ये पता चलता है कि तेलगी अजमेर शरीफ जा रहा है। तेलगी को अरेस्ट करने के लिए बेंगलुरु पुलिस के ACP GA भावा 7 नवंबर 2001 के दिन अपनी टीम के साथ अजमेर शरीफ जाकर तेलगी को अरेस्ट करते हैं और चार्जशीट फाइल कर तेलगी को जेल भेज दिया जाता है। पर तेलगी ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना रखी थी कि जेल से भी वो अपने काले धंधों को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस वाले उसके पैसों से बिक चुके थे, जिनमें 2 नाम जेल के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर जय सिम्हा और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मिस्टर नंजप्पा के भी थे, जो तेलगी को जेल से उसकी बिजनेस को ऑपरेट करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। यहाँ जेल में भी तेलगी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसका असल में बुरा समय तब शुरू हुआ जब एक मर्डर केस का खुलासा हुआ। जिसका मर्डर हुआ था वो तेलगी का ड्राइवर क्रिस्टोफर भाटी था। उसने तेलगी के 1,80,000 रुपए चुरा लिए थे और ये कहा था कि वो पैसे किसी दूसरे चोर ने चुरा लिया है और ये कहकर वो अपने गांव चला गया। फिर तेलगी के आदमी ने क्रिस्टोफर को उसके गांव से ये कहकर मुंबई लेकर आया कि वो सब कुछ क्लियर कर देना चाहता है। मुंबई लाकर क्रिस्टोफर को हॉकी स्टिक से खूब पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी लाश को फेंक दिया गया और वो लाश पुलिस को भी मिली, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं मिल पाई, इसलिए केस को बंद कर दिया गया। लेकिन जब नकली स्टैम्प पेपर को लेकर पूछताछ थोड़ी तेज हुई, तब तेलगी के साथ काम कर रहे आदमियों ने इस मर्डर केस में तेलगी का नाम लिया और क्योंकि मर्डर मुंबई में हुई थी, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस बेंगलुरु पुलिस से तेलगी की मांग करने लगी। लेकिन चाहे बेंगलुरु पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस, तेलगी ने सभी को खरीद रखा था। इसलिए अन्ना हजारे ने 2003 में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया और फिर ये केस CBI के पास पहुंचा। अब CBI इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये पता चलता है कि ये स्कैम 30,000 करोड़ तक का है। CBI को इन्वेस्टिगेशन के दौरान 100 घंटे से भी ज्यादा वीडियो फुटेज मिले, जिसमें तेलगी ने उन सब के वीडियोस बनाकर रखा था जिसने उससे रिश्वत ले रखी थी। इन सबूत के आधार पर कई पुलिस और नेताओं को जेल हुई और तेलगी इन सभी का मास्टरमाइंड पाया गया। यहाँ सारे दोषी का पता चल गया, लेकिन अब ये समझना था कि जो नकली स्टैम्प पेपर्स यूज हो चुके हैं उनका क्या करना है। सारे यूज हुए नकली स्टैम्प पेपर्स को अगर रद्द कर दिया जाता तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो उन नकली स्टैम्प पेपर्स पर हुए थे वो सारे वैल्यूलेस हो जाते। इसलिए उन सब को रद्द ना करने का डिसीजन लिया गया। 23 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की विक्टोरिया हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। पुलिस के अनुसार तेलगी की मौत मेनिंगिटिस और डायबिटीज की वजह से उसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने की वजह से हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पॉलिटिशियन से उसके संबंध होने की वजह से और ज्यादा खुलासा ना होने के लिए उसे मार दिया गया। तो ये थी रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाली एक व्यक्ति और 30,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़े स्कैम की कहानी। अब जानते हैं इस तरह के स्कैम दोबारा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से उपाय किए। फाइनेंस मिनिस्टर ने नए स्टैम्प पेपर्स बनाने में स्पेशल इंक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूनिक सीरियल नंबर दिया और तो और हर स्टैम्प पेपर पर स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शामिल किया गया, जिसमें स्टेट के नाम डिस्प्ले किए गए। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।